Hello students, I am Pushpendra Singh. This video is of Political Science, Class 12th, Chapter 1, Book Contemporary World Politics, and the topic is the Cold War Era. And this is the part first of this video. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की, जो कि हुआ था यूएस और यूएसएसआर के मध्य at the end of Second World War and lasted until the dissolution of the Soviet Union on December 26, 1991. जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर, और इन दोनों के मध्य जो आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक स्ट्रगल हुई थी उसे ही द कोल्ड वॉर इरा के नाम से जाना जाता है. इरा means युग, a long and distinct period of history. कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है, the situation of war being among two or more countries and there is possibility of war but in real there will be no war. दो गुटों, समूहों या व्यक्तियों के बीच की प्रतिद्वंदता और तनाव की वह स्थिति जो खुले और हिंसक टकराव को रोकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध तो नहीं होता, फिर भी प्रत्येक राष्ट्र को अपने आप को प्रभावशाली तथा सशक्त बनाने के लिए ऐसी राजनीतिक चालें चलता है जिसके कारण दूसरे राष्ट्रों के सामने बड़ी बड़ी उलझनें खड़ी हो जाती हैं. और यही हुआ था एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट वाज लास्टेड 1991. एक दूसरा टर्म आता है सिविल वॉर. सिविल वॉर, जिसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है. अ सिविल वॉर इज अ वॉर इन विच वन ग्रुप ऑफ सिटीजन्स सीक टू ओवरथ्रो एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट ओवर देम. एक ही देश के नागरिकों के दलों का आपस में युद्ध, जिसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है. टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था जिसके कारण ये दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे. तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि शुरू हुआ था जुलाई 28, 1914 को और खत्म हुआ था नवंबर 11, 1918 को. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो देश शामिल थे वो देश दो भागों में बढ़ चुके थे, द सेंट्रल पावर्स एंड द एलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया. यहाँ आप देख सकते हैं इनके फ्लैग्स, ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. और एलाइड पावर्स की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन, ये यहाँ, फ्रांस, रशिया जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छोड़ दिया था, ये फर्स्ट फ्लैग बिलोंग्स टू रशिया, इटली, दिस फ्लैग, एंड यूएसए, ये यहाँ. इटली ने ज्वाइन किया था 1915 में और यूएसए ने ज्वाइन किया था 1917 में. इसके अलावा दो अलग देश, रोमानिया जो शामिल हुआ था 1916 में, और जापान. जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ग्रीन कलर इंडिकेशन ऑफ एलाइड फोर्सेस, ग्रेट ब्रिटेन, ये यहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, रशिया, और सेंट्रल फोर्सेस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर. और जो येलो कलर में है, दे वर द न्यूट्रल कंट्रीज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के शुरू होने के कई कारण थे, लेकिन हम बात करेंगे इमीडिएट कोज की, जो मेन कारण माना जाता है जिसके बाद से ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी, हु वाज द हेयर टू द ऑस्ट्रियन थ्रोन. होता ये है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप सर्बिया पर जाता है. ऑस्ट्रिया हंगरी की फोर्सेस जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया पर हमला कर देती हैं. सर्बिया, जो कि एलाइड पावर्स का साथी है, एलाइड पावर्स इस देश की मदद करता है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है. एलाइड पावर्स काफी पावरफुल थी एंड दे क्लेम्ड विक्ट्री. इनकी जीत होती है. लगभग 16 मिलियन पीपल, सोल्जर्स और सिविलियंस मारे जाते हैं और पूरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हर्जाना जो है वो जर्मनी को भरना पड़ता है. युद्ध खत्म होता है पीस कॉन्फ्रेंस के साथ नवंबर 11, 1918 में, और 1923 में इन 1923 द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, केम इनटू बीइंग. तो आइए अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो स्टार्ट हुआ था सितंबर 1, 1939 को और खत्म हुआ था सितंबर 2, 1945 को. वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सीधा सा इफेक्ट पड़ता है यूएसएसआर पर और यूएसए पर. इन दोनों कंट्रीज की पावर काफी बढ़ जाती है और ये सुपर पावर्स बन के सामने आते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दो अलग अलग पावर्स थी. सबसे पहले द एक्सिस पावर्स और द सेंट्रल पावर्स, जिसमें था जर्मनी जिसको कंट्रोल ओवर कर रहा था हिटलर, सेकेंड इटली
एंड थर्ड जापान। सेकेंड पावर्स जो थी द अलाइज पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, और यूएसए। इनके अलावा चाइना जिसने एंटर किया था दिसंबर 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी कई कारण थे। हम बात करेंगे इमीडिएट कोज की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी काफी तेजी से प्रोग्रेस करता है और इसकी पावर यूरोप में बढ़ जाती है। इमीडिएट कोज की बात करें तो जर्मनी ने पोलैंड को एक अल्टीमेटम दिया, वो ये कि पोलैंड हैड टू सरेंडर पोर्ट ऑफ डेजिंग। डेजिंग जो बंदरगाह था वो पोलैंड के अंतर्गत आता था। जर्मनी चाहता था कि वो पोर्ट पोलैंड जर्मनी को दे दे। सेकेंड अल्टीमेटम वाज द राइट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रेल लिंक बिटवीन जर्मनी एंड ईस्ट प्रूशिया, और जर्मनी अपने रेल लिंक को बढ़ाना चाहता था ईस्ट प्रूशिया तक, जिसमें वो पोलैंड के रास्तों की डिमांड कर रहा था। ये दोनों ही जो डिमांड थी अल्टीमेटम थे। पोलैंड मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और फिर जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। ब्रिटेन और फ्रांस जो कि मित्र थे पोलैंड के, और उनके साथ संधि भी थी टू एड पोलैंड एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी, और दोनों की सेनाएं मिलकर पोलैंड के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अगर हम जापान की बात करें तो जापान का सरप्राइज अटैक था पर्ल हार्बर पर। ये अचानक हमले से यूनाइटेड स्टेट्स को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा, और इसी के चलते यूएस ने अपनी पावर को दिखाने के लिए यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान। फर्स्ट वन ऑन हिरोशिमा 6 अगस्त, जिसका नाम था लिटिल बॉय, लगभग 10 फुट का, 15,000 टन का। सेकेंड ऑन नागासाकी 9 अगस्त 1945, जिसका नाम था फैट मैन, 10 फुट 8 इंच का, लगभग 21,000 टन का, और इससे 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड लिविंग थाउजेंड स्लोली डाइंग ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग, और उसके रेडिएशन से लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी मौतें होती रही। जर्मनी का शासक हिटलर आत्महत्या कर लेता है, जापान सरेंडर कर देता है, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उनकी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है, और रह जाते हैं यूएसएसआर और यूएसए। और जैसे कि यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जापान पर डाले थे, तो इसकी ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और देखा जाए तो यूएसएसआर और यूएसए दो देश सुपर पावर्स के रूप में सामने आते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसए और यूएसएसआर दो देश सबसे बड़े सुपर पावर्स बन जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जो था हैड टू फेस डिफीट वंस अगेन। जर्मनी को एक बार दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इटली की कॉलोनीज जो थी वो सभी नष्ट कर दी गई, खत्म हो गई। द एमरजेंस ऑफ यूएसएसआर gave rise to the desire for freedom in colonies under यूरोपियन कंट्रोल इन एशिया, और यूएसएसआर ने अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा यूएसएसआर की जितनी भी कॉलोनीज थी एशिया में उनको भी आजाद करवाना इसने शुरू कर दिया था, और इसके कारण ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस जो था lost their leadership as more colonies won independence। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के पश्चात बहुत से ऐसे देश थे जो आजाद हो चुके थे, और इसी के साथ ब्रिटिश एम्पायर का और फ्रांस का राजपाट धीरे धीरे कम होता गया। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, और हमने ये देखा भी था ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एटॉमिक अटैक ऑन जापान। यूएस वांटेड टू शो यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर दैट यूएस ओनली इज द सुपर पावर कंट्री। जापान के ऊपर एटॉमिक अटैक करने के बाद यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि यूएस जो है वो एकमात्र देश है इस पृथ्वी पर एज अ सुपर पावर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द आइडियोलॉजी वॉर was started between US and USSR. US posed that capitalism is better in the world, while USSR posed that socialism is better. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये युद्ध जो था यूएस और यूएसएसआर के मध्य, वो विचारधारा का युद्ध बन चुका था। जैसे कि यूएस सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। कैपिटलिज्म मॉडल अलाउज फ्री मार्केट कंडीशन एंड गवर्नमेंट डोंट इंटरफेयर इन इट। ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय चलाए जाते हैं तथा उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, न कि राज्य का और ना ही सरकार का। एंड यूएसएसआर सपोर्टेड
Socialism. Socialism means a model don't allow free market and it is all under the government. Socialism मतलब समाजवाद, धन और संपत्ति के वितरण में समाज के सब सदस्यों को समान मानने की राजनीतिक विचारधारा। धन और संपत्ति के रूप में सभी को बराबर देखा जाएगा। और रशिया, जिसको ये भी डर था कि अगर अमेरिका जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब डाल सकता है तो उसके ऊपर भी, यानी कि रशिया के ऊपर भी अमेरिका एक दिन अटैक कर देगा। और इसी से ही निकल के आता है लॉजिक ऑफ डिटेरेंस। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ द कंट्री had the nuclear power and a lot of change generated a full-fledged war. If it would converted into war, then both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों देश ये मानते थे कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं तो दोनों का ही नुकसान होगा और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी कि कोई भी विनर नहीं होगा। इसी विचारधारा को बोला जाता है लॉजिक ऑफ डिटेरेंस। वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करने लगे और इसी क्रम में स्पेस रेस भी होने लगी। इन 1957 में सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और इसी के ठीक अगले साल 1958 में द यूएस लॉन्च्ड इट्स ओन सैटेलाइट कॉल्ड एक्सप्लोरर 1। ये स्पेस रेस यूएस ने ही जीती। 1969 में यूएस के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा, और इससे यूएस की ग्लोरी और भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इन दोनों देशों के बीच में वॉर की सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस होता है। और ये क्या था, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। क्यूबा, जो कि एक छोटा सा देश है अमेरिका के पास। यहाँ जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ये ऊपर वाला हिस्सा है कनाडा का, ये यूएसए, ये मैक्सिको, और मैक्सिको के ठीक सामने ये वाला जो है स्टेट वो है क्यूबा का। क्यूबा जो कि मित्र राष्ट्र था रशिया का। रशिया को उस समय संभाल रहे थे निकिता खुर्शोव, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। और क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर थे फिदेल कस्त्रो, ये सेकंड पिक्चर। रशिया को ये डर था कि कहीं यूएस रशिया पर हमले ना कर दे, और इसीलिए रशिया ने अपनी ब्लास्टिक मिसाइल्स जो थी क्यूबा में लगा दी, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर यूएस रशिया पर कभी हमला करे तो उसकी जवाबदेही रशिया पहले करे। और होता ये था कि उस समय ब्लास्टिक मिसाइल्स जो होती थी उनकी रेंज काफी कम हुआ करती थी। जब यूएस ने जापान पर बॉम्ब गिराए थे तो उन एटॉमिक बॉम्ब्स को लेकर जाना पड़ा था, तो रशिया अपनी मिसाइल्स क्यूबा में लगा लेता है। और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि अमेरिका भी कोशिश कर रहा था क्यूबा के ऊपर हमला करने की। इन 1961 द यूएसए प्लान्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा। ये क्यूबा का ये जो इलाका है इधर वाला, इसे बोला जाता है बे ऑफ पिग्स, और इसके ठीक इधर ग्वांतनामा बे। जब यूएसए प्लान करता है क्यूबा पर तो इसका प्लान कामयाब नहीं होता और इसका ऑपरेशन फेल हो जाता है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ऑर्डर्ड अमेरिकन्स वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट आर्म्ड सोवियत शिप्स एंटरिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस। और ये ऑर्डर निकाल देते हैं कि जितनी भी वॉरशिप्स रशिया की अटलांटिक ओशियन में अगर दिखाई दे जाए, हमारी टेरिटरी में आए, इस टाइप से अगर टेरिटरी में आती नजर आए तो उनको खत्म कर दिया जाए। ये सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर सिचुएशन बन चुकी थी। एक तरफ तो मिसाइल क्राइसिस चल रहा था और दूसरी ओर यूएसए अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए यूरोप के देशों को अपनी ओर मिलाने के लिए एक संस्था तैयार कर रहा था। आगे बात करते हैं द एमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। एज सुन एज एंडिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यूएस एंड यूएसएसआर वर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। ये दो भागों में, दो ब्लॉक्स में बढ़ जाता है। पार्टीशन स्टार्टेड इन यूरोप, और पार्टीशन शुरू हो जाता है यूरोप से। ईस्टर्न यूरोप
जो कि सोवियत यूनियन की तरफ सेकेंड वर्ल्ड कहलाता है, और वेस्टर्न यूरोप यूएस की ओर जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कहलाता है। इन द मैप यू कैन सी ये रेड कलर के जितने भी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट कर रही थी द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया को, और येलो कलर के देश जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड। और जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो न्यूट्रल थे। स्मॉलर स्टेट्स सपोर्ट द सुपर पावर्स फॉर प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड। जो छोटे देश थे उन्होंने इन सुपर पावर्स का सपोर्ट किया अपनी रक्षा के लिए, नए हथियारों के लिए या फिर इकोनॉमिक एड के लिए। और बड़े जो देश जैसे कि यूएस और यूएसएसआर थे, इनको भी छोटे देशों की जरूरत पड़ी वाइटल रिसोर्सेज के लिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, टू लॉन्च वेपन्स, लोकेशंस टू स्पाई ऑन, जासूसी करने के लिए, एंड इकोनॉमिक सपोर्ट एज वेल। तो अमेरिका ने अपने वेस्टर्न अलायंस में एक संस्था बनाई, नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द ट्रीटी स्टेट्स दैट if any armed attack occurs against one of its member states, it shall be considered an attack against all members, and other members shall assist the attacked member with armed forces if necessary. नाटो संगठन का निर्माण किया गया यूएस के द्वारा, और इसमें कहा गया, स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि नाटो मेंबर्स में से अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो ये सभी नाटो मेंबर्स पर हमला माना जाएगा और सभी स्टेट इसका जवाब देंगे। देयर आर 30 मेंबर्स इन नाटो। रशिया ने अपना एक अलायंस बनाया जिसको बोला गया वॉर्शा पैक्ट, अ कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी साइंड इन वॉर्शा। वॉर्शा एक जगह का नाम है जो कि पोलैंड में है, बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इन मई 1955। नाटो की जो ट्रीटी की गई थी वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी, और वॉर्शा पैक्ट की मई 1955 को। वॉर्शा पैक्ट में 8 मेंबर स्टेट्स और नाटो में 30 मेंबर्स। वॉर्शा पैक्ट जो था वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही इसे भी खत्म कर दिया गया ऑन 25 फेब 1991। लेकिन नाटो जो है वो अभी भी है, यूरोप को कवर करने के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया को भी कवर करने के लिए यूएस ने कदम उठाए। द ग्रीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंसेस। और नाटो के अलावा यूएस ने सेंट्रल एशिया को और सदर्न एशिया को कवर करने के लिए 2 अलग अलग ट्रीटी भी की। सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 8 सितंबर 1954 को, एंड द अदर वन सेंटो, जिसको द बगदाद पैक्ट भी बोला जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑन 24 फेब 1955। और ये ट्रीटी जितनी भी थी वो जरिया था इन दोनों देशों की पावर्स को दिखाने का। इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट यहीं खत्म होता है। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले इससे बेहतर वीडियो बनाने का और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।